Today we are going to read about amniocentesis. What is amniocentesis? Amniocentesis होता क्या है? इसे हम amniotic fluid test भी कहते हैं. It is a invasive prenatal diagnostic test जिसके द्वारा क्या होता है, हम जो फिटस है उसके कैरियोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसके क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं उसे डायग्नोज कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, टू फाइंड आउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड हो चुका है. Amniotic fluid test is an invasive prenatal diagnostic test for identifying fetal karyotype for chromosomal abnormalities, that is presence or absence of certain chromosome, gene or enzyme, for diagnosis of genetic defect, inborn errors or fetal sex. Okay? अब आते हैं डिस्कवरी के बारे में. It was first introduced by Fritz Friedrich Fuchs and P. Riss for determining the sex of the fetus. ये किस दौरान किया जाता है? जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा होता है और बिटवीन 16 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड या फिर 15 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड. दिस प्रोसीजर इज कैरिड आउट बाय ऑब्टेनिंग अ सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमेन. इस प्रोसीजर में मेन चीज क्या होता है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें से हम एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल को एग्जामाइन करते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? द सब्सटेंस दैट फील्स द एमनियोटिक सैक एंड सराउंड द डेवलपिंग फिटस. यानी जो हमारा फिटस मदर के वोम में है उसमें जो सराउंडिंग में जो फ्लूइड रहता है, ठीक है, जो एमनियोटिक सैक को फील करता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. इस एमनियोटिक फ्लूइड में होता क्या है? इट कंटेन फिटल सेल्स. फिटल सेल्स की खासियत क्या है? ये मल्टीपोटेंट होते हैं, हेमाटोपोएटिक होते हैं, न्यूरल एपिथेलियल और एंडोथेलियल स्टेम सेल्स होते हैं. यानी इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो फिटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके कारण हमें फिटस में किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट के बारे में पता चल सकता है. दैट कैन बी यूज्ड फॉर जेनेटिक टेस्टिंग. This procedure is based upon the principle that amniotic fluid surrounding the fetus contain nucleated cells slowed off from the fetus. यानी क्या है ये जो प्रोसीजर है, इसमें क्या प्रिंसिपल बताता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि फिटस के सराउंडिंग में है उसमें जो न्यूक्लिएटेड फिटल सेल्स प्रेजेंट है उसके द्वारा हमें किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट के बारे में पता चल सकता है. A sample of amniotic fluid is taken out carefully and the nucleated fetal cells are used for screening of genetic disorder. अब आता है this procedure involves a miscarriage risk of 0.5 to 1%. ठीक है. अब why is amniocentesis performed? Amniocentesis हम क्यों परफॉर्म करते हैं? It is performed to look for certain type of birth defect. ये पहला हमने देख लिया. This prenatal test is generally offered to women who have a significant risk of genetic diseases, including those who have an abnormal ultrasound और abnormal lab screen. यानी कि क्या है, जो वुमेन में जो अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मल निकलता है या फिर जो लैब स्क्रीन वो करवाते हैं वो एबनॉर्मल निकलता है तो उनको जनरली बोला जाता है कि आप एमनियोसेंटेसिस करवाएं. फिर या फिर जिसके भी फैमिली में कोई बर्थ डिफेक्ट रह चुका होगा हिस्ट्री में, उस वुमेन को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है. हैव प्रीवियसली हैड अ चाइल्ड और प्रेगनेंसी विद अ बर्थ डिफेक्ट, पहले जो बच्चा हुआ था उसमें कुछ बर्थ डिफेक्ट होगा उस कारण ये किया जा सकता है. हैड एन एबनॉर्मल जेनेटिक टेस्ट रिजल्ट इन द करेंट प्रेगनेंसी, या फिर अभी जो करेंट प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो जेनेटिक टेस्ट करवाया गया होगा उसमें जो एबनॉर्मल रिजल्ट निकला होगा उसके कारण एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है. एमनियोसेंटेसिस डज नॉट डिटेक्ट ऑल बर्थ डिफेक्ट. यानी क्या, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम जितने भी बर्थ डिफेक्ट होते हैं बच्चों में वो सारे डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द इफ द पेरेंट्स have a significant genetic risk of Down syndrome, sickle cell disease, cystic fibrosis, etc. इस तरह के डिजीजेस को हम एमनियोसेंटेसिस के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत जितने भी बर्थ डिफेक्ट होते हैं सबको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. अब मेन आते हैं एमनियोसेंटेसिस के प्रोसीजर में.
एमनियोसेंटेसिस एक रूटीनली परफॉर्म टेस्ट है, यानी इसको बार बार जाके करवाना पड़ता है। एज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, आउट पेशेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जैसे देखो हम मेडिकल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ एडमिट हो जाते हैं। अगर हमारा सीरियस डिजीज़ होता है तो हम एडमिट होते हैं 1 दिन या 2 दिन या बहुत दिनों के लिए। तो अगर हम एडमिट हो गए तो उसको हम एक इन पेशेंट प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है। आउट पेशेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि हम गए, हमने चेक करवाया और वापस आ गए, ठीक है। तो ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, ईदर विद और विदाउट द यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इस प्रोसीजर में हमें लोकल एनेस्थेशिया लग सकता है या फिर नहीं भी लग सकता, डिपेंड करता है कि कितना सीरियस है, ठीक है। पहला प्रोसीजर क्या है कि मदर को पहले एक बेंच पे या फिर एक बेड पे लेटाया जाता है, ठीक है। मदर के एब्डोमेन को पहले क्लीन किया जाता है, किसके द्वारा, एक एंटीसेप्टिक के द्वारा। एन एंटीसेप्टिक इज फर्स्ट यूज्ड टू क्लीन मदर्स एब्डोमेन। फिर क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। अब अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, अल्ट्रासोनोग्राफी में एक अल्ट्रासाउंड सेंसर होता है, ठीक है, ये है एक अल्ट्रासाउंड सेंसर। इस प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्या किया गया, एंटीसेप्टिक लगाया गया मदर के एब्डोमेन में, ठीक है, ये मदर का एब्डोमेन है, इसमें क्या किया गया, एंटीसेप्टिक लगाया गया। अब अल्ट्रासाउंड सेंसर को लाके यहाँ रखा गया। रखने के बाद इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू लोकेट द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द फिटस, यानी फिटस किस जगह पे है और उसका क्या मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सब देखने के लिए, या फिर प्लासेंटा का लोकेशन चेक करने के लिए, या फिर जो यूटेरस में हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी यूज किया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के द्वारा हमें क्या होता है, फिटस का पोजीशन मॉनिटर हो जाता है, एक मॉनिटर लगा रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, जो फिटस का पोजीशन है वो मॉनिटर हो जाता है। अब क्या है, ये हो गया प्रोसीजर अल्ट्रासोनोग्राफी। अब एक निडल लिया जाता है, अ लॉन्ग निडल, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, इट इज केयरफुली इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल एंड यूटेराइन वॉल इनटू द एमनियोटिक सैक without puncturing the placenta or fetus, and approximately 20 ml of amniotic fluid is aspirated. अब क्या किया जाता है, पहले अल्ट्रासाउंड सेंसर के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, फीटस कहाँ पर है, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जाता है। अब एक लॉन्ग निडल लिया जाता है और क्या किया जाता है, एब्डोमिनल वॉल और यूटेराइन वॉल को केयरफुली देखकर निडल को इंसर्ट किया जाता है ताकि फिटस को कुछ नुकसान ना पहुंचे। अब निडल इंसर्ट हो गया, निडल में क्या होता है, 20 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ से इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट नहीं, एस्पिरेट किया जाता है केयरफुली। अब जो सैंपल निकल गया है उसको हम लैब में भेज देते हैं फॉर एनालिसिस। द सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज देन सेंट टू द लैब फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट, अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर मैंने क्या बताया था अभी, न्यूक्लिएटेड फिटल सेल्स होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो जो देख सकते हो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है उसके द्वारा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें जो फिटल सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज मेनली यूज्ड फॉर सेपरेशन प्रोसीजर। तो जो फिटल सेल्स हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड से वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से फ्लूइड निकाला गया, अब ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज्ड हो चुका है, यानी ये जो है ये फिटल सेल्स है, ये पूरा एमनियोटिक फ्लूइड था, इन दोनों में से सेपरेट किया गया। सेपरेट करने के बाद ये जो फिटल सेल्स हैं ये नीचे सेटल हो गए, ठीक है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड बचा कुछ था वो ऊपर रह गया। From the 20 ml of amniotic fluid, the first 2 ml is typically discarded. ठीक है, जो 20 ml amniotic fluid हमने लिया था उससे 2 ml हम पहले डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? Due to mixture with maternal blood cell to ensure high quality fluid sampling. High quality fluid sampling के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 ml को डिस्कार्ड कर देते हैं। The fetal cells are separated from the amniotic fluid and placed in a culture medium.
अब क्या किया जाता है, यहाँ से जो सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड है, यहाँ से जो फिटल सेल्स हम लेते हैं उसको हम कल्चर मीडिया में कल्चर करने के लिए रख देते हैं। अब कल्चर मीडिया में कल्चर हो गया, इसको हम फिक्स करेंगे और स्टेन कर लेंगे। ठीक है, fetal cells are separated from the amniotic fluid and placed in the culture medium that stimulates them to grow and divide। अब ग्रो होगा, fetal cells और ज़्यादा ग्रो होंगे और डिवाइड होंगे, फिर क्या किया जाएगा, उसको फिक्स और स्टेन किया जाएगा। अब स्टेन कर देने के बाद बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो कल्चरल सेल्स में। Various tests are then performed on the cultural cells like DNA analysis, chromosomal analysis, chemical analysis। अब ये जो कल्चर्ड सेल्स हैं उसको क्या किया जाता है, केमिकल एनालिसिस के लिए, डीएनए एनालिसिस के लिए और क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए वेरियस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर अंडर अ माइक्रोस्कोप द क्रोमोसोम्स आर एग्जामाइंड फॉर एबनॉर्मेलिटी। अब माइक्रोस्कोप में जाके रिजल्ट चेकआउट किया जाता है। प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद वो जो पंचर किया गया था निडल के द्वारा वो सील हो जाता है एंड द एमनियोटिक सैक replenishes the liquid over the next 24 to 48 आवर। समझ गए, ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। अब हम, ये था हमारा डायग्राम। ठीक है, अब हम जानेंगे मेडिकल यूजेस के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक डायग्नोसिस। It is used for diagnosis of chromosomal and other fetal problem। क्या क्या जानने के लिए, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम ट्रायोसोमी 21 कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम को ट्रायोसोमी 13 कहते हैं और एडवर्ड सिंड्रोम को ट्रायोसोमी 18 कहते हैं। फिर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लोइडीज यानी एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि क्लीनफिल्टर सिंड्रोम और XYY सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है मेन चीज, वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी क्या, डिजीजेस वेयर द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉलम डू नॉट डेवलप प्रॉपरली। यानी जो बेबी होता है उसमें जो ब्रेन, उसका जो सर है और जो स्पाइनल कॉलम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। जैसे कि पहला है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन है वो अंडर डेवलप्ड होता है और जो स्कल है वो एकदम इनकम्प्लीट होता है। यहाँ देख सकते हो, अ बेबी born with an underdeveloped brain and an incomplete skull। सेकेंड आता है स्पाइना बाइफिडा या फिर उसको हम बोलते हैं स्प्लिट स्पाइन। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन है उसमें इनकम्प्लीट क्लोजिंग होता है। ठीक है, a birth defect in which there is a incomplete closing of the spine, जैसे कि देख सकते हो, and the membranes around the spinal cord during early development। ठीक है, ये दो हमने पढ़ लिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। फिर आता है हम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और हाई ब्लड शुगर या फिर एक्सेस बेली फैट एट द अराउंड द वेस्ट, ओके, एंड एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसके द्वारा बहुत सारे सिंड्रोम और डिजीजेस भी होते हैं, जैसे कि हमारे हंटर सिंड्रोम, मेपल सिरप यूरिन डिजीज। ओके, फिर सेकेंड आता है इन्फेक्शन। दिस प्रोसेस कैन डिटेक्ट इन्फेक्शंस विया डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल, a gram stain showing bacteria और abnormal differential count of WBC। यानी क्या, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाना, ठीक है, ग्राम स्टेन कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को दिखाकर, या फिर एबनॉर्मल डिफरेंशियल काउंट कर सकते हैं WBC के द्वारा। इन्फेक्शन जाना जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। थर्ड आता है लंग मैच्योरिटी। ये प्रोसीजर के द्वारा हम फिटल लंग मैच्योरिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जो फिटस का जो लंग है वो कितना मैच्योर होता है, ठीक है, वो जान सकते हैं, विच इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू द रिस्क ऑफ इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब क्या, अगर फिटल लंग मैच्योरिटी हुआ तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। सेवरल टेस्ट आर अवेलेबल इंक्लूडिंग द, यानी वो जो अभी जो पढ़ा हमने फिटल लंग मैच्योरिटी, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसे कि पहला हम देखेंगे लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो, L/S रेशियो।
इसमें क्या होता है, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो लेस देन 2:1 आ गया तो फिटल लंग में बी सर्फैक्टेंट डेफिशिएंट। सर्फैक्टेंट डेफिशिएंट यानी क्या, देखो लंग्स में क्या होता है, लंग्स को क्या जरूरत है, सर्फैक्टेंट की। अब सर्फैक्टेंट क्या है, और सोप लाइक सब्सटेंस, साबुन की तरह एक सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के एल्वियोली में, और वो क्या करता है, हमारा एल्वियोली में सरफेस प्रेशर को लोअर कर देता है। समझो, lungs require surfactant, a soap-like substance to lower the surface pressure of the alveoli in the lungs। ठीक है, ये इसलिए important है for premature babies trying to expand their lungs after birth। समझे, surfactant क्या है, a mixture of lipid, protein and glycoprotein, जिसमें मेन क्या है, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन क्या करता है, मेक्स द सर्फैक्टेंट मिक्सचर मोर इफेक्टिव, और जो अगर लेसिथिन हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन रेफरेंस टू एल्बुमिन, इट इज इंडिकेटिव ऑफ लंग मैच्योरिटी, यानी लंग मैच्योरिटी हुआ है, ये इंडिकेट करता है। तो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो में क्या होता है, इफ द रिजल्ट इज लेस देन 2:1 द फिटल लंग में बी सर्फैक्टेंट डेफिशिएंट। और फिटल लंग मैच्योरिटी कब पता चलता है, अगर उसमें फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल का प्रेजेंस हो। ठीक है, अगर पीजी प्रेजेंस है तो फिटल लंग मैच्योरिटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्फैक्टेंट एल्बुमिन रेशियो। सर्फैक्टेंट एल्बुमिन रेशियो यानी S/E रेशियो, ये रेशियो क्या है, द रिजल्ट इज गिवन एज mg ऑफ सर्फैक्टेंट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर लेस देन 35 हुआ तो इमेच्योर लंग्स बताएगा, अगर 35 to 55 हुआ तो इंटरमीडिएट, और अगर ग्रेटर देन 55 हुआ तो मैच्योर सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन बताएगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्या है, डीकम्प्रेशन ऑफ पॉलीहाइड्राएमिनियोज। ठीक है, पॉलीहाइड्राएमिनियोज क्या है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम पॉलीहाइड्राएमिनियोज कहते हैं, एंड इट कैन बी रिलीव्ड विया डीकम्प्रेशन एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डायग्नोज पोटेंशियल कॉज ऑफ पॉलीहाइड्राएमिनियोज। फिफ्थ क्या है, RH incompatibility। RH incompatibility सबको पता है, दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज RH incompatibility, यानी ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मदर में RH नेगेटिव ब्लड होता है और फिटस में RH पॉजिटिव ब्लड होता है। ठीक है, अगर अर्ली डिटेक्शन हम कर ले तो इससे क्या होता है, जो मदर में हम ट्रीटमेंट जारी कर सकते हैं जिसमें मदर को RH इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है और बेबी को ट्रीट किया जाता है ताकि उसको हेमोलाइटिक एनीमिया ना हो। Early detection is important to treat the mother with RH immunoglobulin and to treat her baby for hemolytic anemia। जो फर्स्ट एमनियोटिक स्टेम सेल बैंक है वो यूएस में है और दैट इज बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स। समझ गए, पहले हमने पढ़ा जेनेटिक डायग्नोसिस, सेकंड हमने पढ़ा इन्फेक्शन, थर्ड हमने पढ़ा लंग मैच्योरिटी, फोर्थ में हमने देखा डीकम्प्रेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिनियोज एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिस्क में। एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म करने के बाद हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस जनरली परफॉर्म होता है कब, 15 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये जो टेस्ट है अगर हम अर्लियर परफॉर्म कर ले यानी 11 to 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम अर्ली एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एंड दैट मे रिजल्ट इन फिटल इंजरी, यानी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अब ये जो एमनियोसेंटेसिस है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला है प्री टर्म लेबर एंड डिलीवरी, यानी जो डिलीवरी है और जो लेबर है वो जल्दी जल्दी हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो बताया था अभी, पोस्ट्यूरल डिफॉर्मिटीज, यानी क्या, नॉट हैविंग द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे किसी का स्पाइन ऐसा होगा, किसी का ऐसा, तो जैसे कि लॉर्डोसिस, काइफोसिस, फ्लैट बैक, स्कोलियोसिस एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है कोरियो एमनियोटिस और इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन, यानी जो फिटल मेम्ब्रेन होते हैं जैसे कि एमनियोन और कोरियोन, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा
फूल जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वो फिटल मेम्ब्रेन में, उसको हम क्या कहते हैं, कोरियो एमनियोटिस और इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। देन फोर्थ आता है हमारा फिटल ट्रॉमा, यानी किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा कुछ भी हो जाना तो उसको हम फिटल ट्रॉमा कहेंगे। एलो इम्यूनाइजेशन और रिसस डिजीज ऑफ द मदर, an immune response to foreign antigens after exposure to genetically different cells or tissue, ठीक है, एलो इम्यूनाइजेशन। देन आता है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का लीक करना या फिर ब्लीडिंग होना, ठीक है। देन आता है मिसकैरेज, कभी कभार निडल इंजरी, निडल का कुछ हो जाना, फिर निडल के द्वारा कुछ हो जाना, ठीक है। फिर यूटेराइन इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस सी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, HIV या एड्स कभी कभी बेबी को ट्रांसफर हो सकते हैं। दिस इज वाई एमनियोसेंटेसिस में बी डिस्करेज्ड इफ यू हैव सच इन्फेक्शन। अगर मदर में इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो उनको एमनियोसेंटेसिस रिफर नहीं किया जाता। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म, ठीक है, EM और AFE, a very common childbirth emergency in which amniotic fluid enters the bloodstream of the mother। जो amniotic fluid है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और बहुत सारे रिएक्शन एक साथ करवाता है, जैसे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, मैसिव ब्लीडिंग, आप देख सकते हैं। देन सिम्टम्स आफ्टर द प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर खत्म होने के बाद मदर में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि फीवर, ठीक है, लैक ऑफ फिटल मूवमेंट और एबनॉर्मल फिटल एक्टिविटी, रेडनेस हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है किस जगह पे, जहाँ पे निडल को इंसर्ट किया गया था, ऑन द स्पॉट वेयर द निडल वाज इंसर्टेड। कभी कभी वैजिनल ब्लीडिंग हो सकता है या फिर सीवियर यूटेराइन क्रैम्पिंग that last more than a few hours. And this is all about amniocentesis. Thank you.